नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा, फिर हमने ढूंढाड़ और बाद में बीकानेर का इतिहास पढ़ा। अब दोस्तों आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं भरतपुर राज्य का इतिहास। भरतपुर राज्य में दोस्तों उसी प्रकार शुरू करेंगे जैसे इनका जो कुल कहाँ से मिलता है, कुल देवता, कुल देवी आदि सब जानेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों भरतपुर राज्य का इतिहास। भरतपुर राज्य का इतिहास, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों भरतपुर राज्य का इतिहास। अब दोस्तों उसी प्रकार की इनकी कुल देवी कौन सी मिलती है, कुल देवता आदि आदि बारे में जानते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था, पहले भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में अधिकतर जो शासक हैं वो दोस्तों सूर्यवंशी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये भी उसी प्रकार सूर्यवंशी है। अब दोस्तों इनका देखते हैं कि इनके पहले कुल देवी, कुल देवता और आदि के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भरतपुर राज्य में जो शासक हैं वहाँ जिस वंश ने स्थापना की उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो वंश प्राप्त होता है वो वंश है दोस्तों जाट वंश। तो जाट वंश ने शासन किया यहाँ पे। दोस्तों राजस्थान में जाट वंश की दो रियासतें प्राप्त होती है कि एक तो है भरतपुर और दूसरी है दोस्तों धौलपुर। पहली भरतपुर और दूसरी धौलपुर। तो दोस्तों यहाँ दो जाट रियासतों के बारे में बात की हमने, भरतपुर धौलपुर। आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वो भरतपुर राज्य का इतिहास। अब दोस्तों भरतपुर राज्य में जो जाट हैं वो सिनसिनवार गोत्र के जाटों ने शासन किया। तो इनकी गोत्र क्या है दोस्तों? सिन सिनवार, सिनसिनवार गोत्र। ये दोस्तों इन्होंने जाटों ने शासन किया, सिनसिनवार गोत्र के जाटों ने। अब दोस्तों जो भरतपुर नाम है वो दोस्तों राम के भाई हैं दोस्तों भरत, उनके नाम पे इस राज्य का नाम भरतपुर रखा गया। तो भरत किसके भाई हैं? राम के भाई, भगवान राम है दोस्तों, भगवान राम के भाई के नाम पर भरतपुर। ठीक है दोस्तों, ये नाम हो गया भरतपुर किनके नाम पर है। जबकि दोस्तों ये जो आराध्य मानते हैं अपने, वो आराध्य मानते हैं लक्ष्मण जी को। ये राम के भाई हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को क्या मानते हैं? आराध्य। और या फिर उनसे ही दोस्तों अपना क्या मानते हैं, ये उनसे ही अपना उत्पत्ति मानते हैं, लक्ष्मण जी से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जबकि भरतपुर का नाम किसके नाम पर है? भरतपुर, राम के भाई भरत के नाम पर इसका नाम भरतपुर रखा गया। अब दोस्तों इनके जो कुल देवता मिलते हैं वो मिलते हैं लक्ष्मण जी। और दोस्तों इनमें जो आराध्य हैं वो भी लक्ष्मण जी, कहने का मतलब एक ही कुल देवता के बारे में है दोस्तों। तो लक्ष्मण जी क्या है इनके कुल देवता, कहने का मतलब उत्पत्ति मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ आराध्य नहीं आएगा, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी के वंश से उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आराध्य नहीं आएगा। कुल देवता कौन है यहाँ के? यहाँ के कुल देवता हैं दोस्तों लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी। और दोस्तों राजस्थान में एकमात्र मंदिर है दोस्तों लक्ष्मण जी का, वो है भरतपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? भरतपुर में। अब दोस्तों इनकी जो कुल देवी मिलती है वो मिलती है राजेश्वरी माता, कुल देवी। और कुल देवी कौन है दोस्तों? राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। और इस राजेश्वरी माता का मंदिर मिलता है दोस्तों, वो मिलता है भरतपुर का जो दुर्ग है जिसका नाम है लोहागढ़, उस दुर्ग में इसका इनका मंदिर मिलता है। तो लोहागढ़, लोहागढ़ में मंदिर। ठीक है दोस्तों, लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। और लोहागढ़ भरतपुर के जो दुर्ग है उसका ही नाम है लोहागढ़। अब दोस्तों इस वंश की, इस जाट वंश की या भरतपुर में जिस वंश की नींव पड़ी तो पड़ी क्यों, कुछ कारण रहे होंगे दोस्तों, तो उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम जब पढ़ रहे थे कि मुगल जो थे उनमें जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो औरंगजेब था। और औरंगजेब ने दोस्तों 1669 में तो लगाए तोड़े थे मंदिरों के आदेश, मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। और 1679 में उसने जजिया कर लगाया। तो दोस्तों उसी का विरोध होते होते इस वंश की नींव पड़ी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कौन कौन से कारण रहे उनके बारे में, और कौन कौन से इनमें जो लोगों की भूमिका रही कि जिन्होंने नेतृत्व किया और उसके बाद में ये वंश, इस वंश की नींव पड़ी। तो उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं कि क्या रीजन रहे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ से आ जाएंगे अपने उत्पत्ति के कारण। तो
उत्पत्ति के कारण। अब दोस्तों उत्पत्ति कारणों में पहला कारण है औरंगजेब द्वारा 1669 में मंदिर ध्वस्त का आदेश। और दोस्तों 1679 में 10 साल बाद ये दोस्तों 1679 में जजिया कर। और दोस्तों तीसरा कारण औरंगजेब की कट्टरता। और दोस्तों चौथा कारण मान लेते हैं या फिर कट्टरता में देख लेते हैं कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाना। अब दोस्तों जजिया कर क्या है उसके बारे में जान ही लेते हैं। मुस्लिम बनाना। तो दोस्तों ये 4 नीतियां हैं औरंगजेब की। उसके कारण इस राजवंश की नींव पड़ी। यहाँ के सरदारों ने विरोध किया। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने एक वंश की स्थापना कर दी जहाँ जाट वंश ने राज किया बाद में। तो औरंगजेब ने दोस्तों 1679 में क्या किया कि जो भी हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों इसी के समय वृंदावन से 2 पुजारी भागे थे श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेके। बाद में दोस्तों वो रुकते रहे, हवेलियों में रुके, ऐसे हवेली संगीत पढ़ा। ऐसे कुछ हैं दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में हम जानेंगे उनके बारे में कि श्रीनाथ जी मंदिर बनने के बीच में क्या क्या हुआ क्या नहीं। बाद में दोस्तों राज सिंह जो है मेवाड़ के शासक वो उन्हें शरण देते हैं और नाथ द्वारा में उनका मंदिर स्थापित करवाते हैं दोस्तों। तो उसी उसी में दोस्तों 1669 मंदिर ध्वस्त करने का आदेश में इन्होंने विरोध किया जाटों के सरदारों ने भरतपुर में। और दोस्तों 1679 में जजिया कर लगा। अब जजिया कर क्या दोस्तों मुगल वंश ने शासन किया। उससे पहले दोस्तों सल्तनत वंश ने दिल्ली में शासन किया, कहने मतलब भारत पे शासन किया। जिसमें कई शासक आए, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, वो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ऐसे दोस्तों कई शासक हुए। सैयद वंश के थे, लोधी वंश के इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी आदि सब दोस्तों शासन किया। इसमें भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन है? वो मोहम्मद बिन कासिम है। जबकि दोस्तों उसमें वृद्धों, ब्राह्मणों और इनको शामिल करने वाला कौन है? वो मोहम्मद बिन तुगलक है। दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ? अकबर ने इसको समाप्त कर दिया जजिया कर को। और उसके बाद में जब औरंगजेब शासक बनता है तो जजिया कर को पुनः लगा देता है। और दोस्तों हमने जब ढूंढाड़ का इतिहास पढ़ा था तो 1712 में दोस्तों जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कराने में भूमिका रही थी सवाई जयसिंह की। और सवाई जयसिंह के काल में जहांदार शाह नामक मुगल शासक ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जजिया कर की पृष्ठभूमि रही। अब दोस्तों हिंदुओं को मुस्लिम बनाने में भी औरंगजेब के हाथ था। तो ये सब दोस्तों जाट वंश की उत्पत्ति के कारण है कि ये वंश यहाँ पर उत्पन्न क्यों हुआ। अब दोस्तों दिल्ली पड़ता है, जैसे दिल्ली के पास में अलवर भरतपुर पड़ता है, तो वहाँ पे विद्रोह होना पहले शुरू हुए, तो वहीं से जाट वंश की उत्पत्ति हुई। अब दोस्तों यहाँ के जो मूल पुरुष मिलते हैं या उनके बारे में जाने या फिर उससे पहले सरदारों के बारे में जाने जिन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो वो जानते हैं पहले कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले विरोध किसने किया। तो दोस्तों यहाँ जब सबसे पहले जो विरोध करने वाले थे वो थे गोकुला जी जाट। गोकुला जी जाट ये दोस्तों सबसे पहले औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने वाले थे। यानी सरदारों का सबसे पहले नेतृत्व किसने किया? जाट सरदारों का। वो थे गोकुला जी जाट। अब दोस्तों गोकुला जी जाट है कौन, तो उनके बारे में जानते हैं। सरदारों का नेतृत्व तो किया इन्होंने, तो ये है कौन? ये दोस्तों है तिलपत के जागीरदार। कहाँ के जागीरदार है? तिलपत के जागीरदार। तिलपत के जागीरदार दोस्तों भरतपुर आसपास में पड़ता है तिलपत। और दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जो भरतपुर, आगरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे जाटों को एकत्रित किया और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। और दोस्तों ये जो इन्होंने विद्रोह किया था वो किया था 1679-80 में। ये दोस्तों जजिया करके पहले मंदिर तोड़ने का, ध्वस्त करने का आदेश 1669 में, उसके बाद जजिया का पूर्ण करने के बाद में इन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो इनका जो क्षेत्र पड़ता है वो क्षेत्र भी आगरा मथुरा ये पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ क्या हुआ कि इसको माना जाता है कि जाटों का प्रथम संगठित विद्रोह है, कि जाटों का प्रथम संगठित विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जाटों का संगठित विद्रोह। अब दोस्तों हुआ क्या? अब जब इन्होंने विद्रोह किया तो दबाने के लिए औरंगजेब किसी न किसी को तो भेजेगा। तो औरंगजेब ने भेजा हसन कुली खां को, हसन अली को। तो दोस्तों औरंगजेब ने इसके विरुद्ध भेजा हसन अली को। हसन अली को
औरंगजेब ने भेजा, औरंगजेब। और दोस्तों तिलपत में जब जागीरदार हैं तो तिलपत में हुआ युद्ध, एक तिलपत का युद्ध हुआ, वो हुआ 1680 में। 79 से 80 हैं दोस्तों। तो तिलपत का युद्ध हुआ। तिलपत के युद्ध में दोस्तों गोकुलाजी जाट मारे गए। ठीक है दोस्तों। तो हुआ कौन सा युद्ध दोस्तों? तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध। और ये हुआ कब दोस्तों? 1680 में। और दोस्तों ये हुआ किसके किसके मध्य? हसन अली और गोकुलाजी जाट। हसन अली और गोकुलाजी जाट। अब दोस्तों गोकुलाजी जाट इसमें मारे गए। तो दोस्तों गोकुलाजी जाट की होगी मृत्यु। अब दोस्तों मृत्यु हो गई तो अब क्या करें? तो कोई ना कोई तो आएगा। तो इनके बाद में जो विद्रोह का नेतृत्व करता है वो करता है राजा राम। ठीक है दोस्तों। तो राजा राम के बारे में जानते हैं। तो इनके बाद विद्रोह का नेतृत्व किया राजा राम। राजा राम। और दोस्तों मैंने ये भी बताया था आपको कि जाटों के विद्रोह शुरू हुए थे, तब मैंने उनका नहीं मतलब बताया था कि इन्होंने ये जाएंगे सिकंदरा में, अकबर की जो हड्डियां हैं उनका दाह संस्कार कर देंगे। तो ये सब पढ़ते हैं राजा राम के बारे में। तो शुरू होते हैं राजा राम जी। तो जो राजा राम है दोस्तों, उन्होंने क्या क्या कार्य किए? तो इन्होंने दोस्तों पहले तो आगरा का दुर्ग को लूटा, कि जो आगरा का दुर्ग है, आगरा दुर्ग को लूटा। और दोस्तों क्या किया? पास में सिकंदरा पड़ता है, सिकंदरा जाकर वहाँ दोस्तों अकबर का मकबरा है। तो सिकंदरा जाकर अकबर के मकबरे को तोड़ा, मकबरे को तोड़ दिया। तो तोड़ के वहाँ क्या कर दिया? उसकी हड्डियों का दाह संस्कार कर दिया हिंदू रीति रिवाज से। हड्डियों को जलाया या फिर दाह संस्कार कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो हड्डियों को जलाया। ठीक है दोस्तों। ये हो गया इनके बारे में। अब दोस्तों क्या हुआ? तो औरंगजेब इसके विरुद्ध भी भेजेगा। तो औरंगजेब ने भेजा आमेर की शासक है दोस्तों बिशन सिंह। ठीक है दोस्तों, बिशन सिंह को। बिशन सिंह के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में उनके पुत्र राम सिंह शासक बनते हैं और राम सिंह के बाद में बिशन सिंह शासक बनते हैं। दोस्तों बिशन सिंह ने इनके विद्रोह को दमन किया। और दोस्तों बिशन सिंह ने इनको विद्रोह का दमन करके क्या किया दोस्तों? बिशन सिंह ने विद्रोह दबाया और इनको बंदी बनाकर दोस्तों कहाँ भेज दिया? दक्षिण भारत में। बंदी बना दक्षिण भारत भेजा। और दक्षिण भारत में दोस्तों, दक्षिण भारत भेजने का कारण क्या था? उस समय औरंगजेब दक्षिण भारत में लड़ रहा था और दक्षिण भारत में इसका सर काट दिया जाएगा। सिर काट दिया, सर नहीं दोस्तों, सिर काट दिया। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने। तो ये दो सरदार थे, इन दो सरदारों के सर कलम कर दिए गए। एक मारे गए युद्ध में और दूसरे राजा राम का सर काट दिया गया। अब दोस्तों इनके बाद में जो शासक, कहने का मतलब जो सरदार नेतृत्व करने आएंगे उनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों राजा राम के बाद में जो जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया वो थे चूड़ामन। चूड़ामन। अब दोस्तों चूड़ामन का क्या हुआ कि चूड़ामन ने दोस्तों विद्रोह जारी रखा। तो इनको शांत करने के लिए दोस्तों फर्रुख सिंह नामक शासक बनेगा अभी इनके बाद में औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह के बाद में दोस्तों चलते चलते 3-4 शासकों के बाद में फर्रुख सिंह शासक बनेगा। तो फर्रुख सिंह शासक बनेगा तो फर्रुख सिंह ने इनको दिया मथुरा और भरतपुर का क्षेत्र इनको दे दिया। बट परंतु क्या हुआ दोस्तों? मथुरा और भरतपुर का क्षेत्र दे दिया, भरतपुर का क्षेत्र दिया। परंतु दोस्तों इन्होंने विद्रोह जारी रखा। और दोस्तों इन्होंने विद्रोह जारी रखा दोस्तों। बाद में फर्रुख सिंह के समय तो ये शांत रहे। बाद में इन्होंने जो शासक बने मोहम्मद शाह, उनके समय विद्रोह जारी रखा। और दोस्तों मोहम्मद शाह ने क्या किया? इनके विरुद्ध भेजा आमेर के शासक है जय सिंह को। आमेर शासक जय सिंह को भेजा। दोस्तों जय सिंह क्या करेगा? ये जय सिंह कौन है? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह को भेजा और सवाई जय सिंह ने दोस्तों क्या किया? इनका एक भतीजा पड़ता है बदन सिंह, और बदन सिंह को अपनी ओर मिलाया। बदन सिंह को अपनी तरफ किया। अपनी तरफ करके दोस्तों इसको चूड़ामन को घेर लिया। चूड़ामन को घेरा, चूड़ामन को घेर लिया, घेर लिया। अब दोस्तों क्या हुआ? घेर लिया तो चूड़ामन ने, दुर्ग पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे आत्महत्या कर ली। थून के किले में इन्होंने आत्महत्या कर ली। थून किले में आत्महत्या किसने की दोस्तों? चूड़ामन ने। अब
अब दोस्तों इनका कुछ सांस्कृतिक योगदान मिलता है कहने वाला निर्माण कार्य में इन्होंने थून का किले का निर्माण किसने करवाया? चूड़ामन ने करवाया। तो वो भी जान लेते हैं दोस्तों कि थून किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? चूड़ामन ने। अब दोस्तों इसी में ये क्या करेंगे दोस्तों? आत्महत्या कर लेंगे। अब दोस्तों इन्होंने आत्महत्या कर ली और बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने अपनी तरफ मिला लिया है। तो शासक को अब दोस्तों शासकों की कड़ी शुरू होगी और बदन सिंह जो भरतपुर के शासक बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बदन सिंह हैं वो हैं भरतपुर के शासक। अब दोस्तों इतने देर सरदार पढ़ रहे थे हम। अब दोस्तों शासक कौन है? जो शासक कहने का मतलब इनको मूल पुरुष भी मान सकते हैं। वैसे दोस्तों सरदारों की क्रम में दोस्तों ये चौथे हैं। उनके बाद में दोस्तों जो मूल पुरुष कहने का मतलब मूल पुरुष मान लो, प्रथम शासक मान लो, तो ये हैं दोस्तों भरतपुर राजवंश के मूल पुरुष। तो ये शासन करते हैं 1722 से लेकर 1755 तक। दोस्तों इसी समय सवाई जयसिंह का काल है। सवाई जयसिंह 1727 में सब वो बसाएगा, जयपुर की स्थापना करेगा, हुडा सम्मेलन करेगा। उससे पहले दोस्तों वो तेबारी समझौता होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें दोस्तों बदन सिंह सवाई जयसिंह करेगा। और अब बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाया तो बदन सिंह को ये सबसे पहले एक उपाधि देगा। तो उपाधि सबसे पहले उसने दी है ब्रज राजा की उपाधि। ब्रज का दोस्तों क्षेत्र पड़ता है, इसलिए इनको क्या उपाधि दी है? उपाधि दी है ब्रज राजा की उपाधि। ब्रज राजा किसने दी है दोस्तों? ये उपाधि दी है सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह, ये सवाई जयसिंह ने उपाधि दी है ब्रज राजा की। किसे? बदन सिंह को। और दोस्तों क्या दिया? और दोस्तों इन्होंने दिया डीग की जागीर। तो ये दी डीग की जागीर। ये दोस्तों किनको दी है? बदन सिंह को। तो दोस्तों जानते हैं बदन सिंह के बारे में। तो इनको माना जाता है भरतपुर राज्य का संस्थापक। तो भरतपुर में जाट वंश का संस्थापक, और संस्थापक के साथ साथ ये क्या है दोस्तों? प्रथम शासक या प्रथम शासक। तो ये हो गए बदन सिंह। अब बदन सिंह ने क्या किया दोस्तों? बदन सिंह ने दोस्तों डीग में दुर्गों का निर्माण करवाया। तो डीग में क्या करवाया इन्होंने? दुर्गों का निर्माण। डीग में दुर्ग निर्माण। दोस्तों पहले हमने पढ़ा था थून के किले का निर्माण। तो यहाँ क्या है? डीग के दुर्ग निर्माण। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? बदन सिंह ने। अब आगे जानते हैं दोस्तों इन्होंने जो डीग के दुर्गों का निर्माण करवाया, उनको दोस्तों इन्होंने निर्माण करवाना शुरू किया। इनको पूरा दोस्तों इनके जो पुत्र हैं सूरजमल पूरे करवाएंगे। अब दोस्तों इनके जीवन काल में इन्होंने सूरजमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि दोस्तों ये अंधे हो गए थे। और दोस्तों इनका एक मिलता है कि जो बदन सिंह है उनकी जो राजधानी थी, तो पहले इन्होंने राजधानी बनाई डीग को। राजधानी किसको बनाई है दोस्तों? डीग को। और दोस्तों इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र सूरजमल क्या करते हैं दोस्तों? एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। वो दुर्ग कहलाता है लोहागढ़। तो दोस्तों भरतपुर में वो दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। तो इन्होंने दूसरी राजधानी उसी समय बना लिया था, और उस राजधानी का नाम क्या है? भरतपुर। तो भरतपुर को इन्होंने इनके जीवन काल में दो राजधानी बन गई दोस्तों। तो डीग तो है पहली, और दूसरी कौन सी है? भरतपुर। तो ये दोनों राजधानी बन गई दोस्तों इन्हीं के काल में। क्योंकि बाद में दोस्तों हम जब इनके जो पुत्र बने पढ़ेंगे सूरजमल, उनके समय जो राजधानी वो भरतपुर ही रहेगी। तो दोस्तों इनके जीवन काल में ये सब कुछ हो गया। और दोस्तों एक चीज़ कि इन्होंने अपने जीवन काल में ही सूरजमल को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों बदन सिंह का इतिहास। तो दोस्तों आज हमने भरतपुर राजवंश की स्थापना, उनके कुल देवता कुल देवी के बारे में जाना। और दोस्तों हमने आज पढ़ लिया बदन सिंह का इतिहास। कल दोस्तों हम शुरू करेंगे सूरजमल का इतिहास। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।